हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। अभी हम पढ़ रहे हैं लॉ। हम लॉ को कंटिन्यू करेंगे। हम फालतू की बातें थोड़ी सी रोक के चलेंगे क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं। ये 5 सेक्शन आज हम पढ़ेंगे। लोन टू डायरेक्टर 190, 191, 192, 193 हम थ्योरेटिकल बात करेंगे। और एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर एनकाउंटर किया, अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर, कि ये लोन टू डायरेक्टर वाला सेक्शन कहाँ पे ज्यादा कंप्लाई करना पड़ता है, हमें कहाँ कहाँ देखना पड़ता है। जहाँ पे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी अपने सीनियर्स के साथ। मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो जो सेक्शन रह जाएंगे हम कंप्लीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। लोन टू डायरेक्टर, हमें डायरेक्टर को लोन देना अलाउड है कि नहीं है। हम लॉ 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 को पढ़ते ही नहीं है, हम अपने आप बातचीत करते हैं कि अगर किसी लोन हमें लोन देना है, हमने पैसा एक डायरेक्टर को देना है, तो उसके रिस्पेक्ट में कंपनीज एक्ट क्या बोलेगा कि जो कंपनी को चला रहे हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और पैसा किसका है, आपका और मेरा शेयर होल्डर का। अब क्या डायरेक्टर को मुंह उठा के हम लोन, मतलब कंपनी कह देगा कि हाँ लोन दे दो डायरेक्टर को, शेयर होल्डर का पैसा डायरेक्टर को दे दो, डायरेक्टर काम करे तो उसको पैसा दे दो जितना देना है। कंपनी रेट का इंटेंट यही होगा कि कभी भी लोन ना दिया जाए डायरेक्टर को। बट कभी कभी जेन्युइन केसेस भी होते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टर को लोन नहीं देंगे एक्सेप्ट ये हर जगह लॉ लिखा जाता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है, दिस इज अलाउड और दिस इज नॉट अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ओके, चलो अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा कंपनी एक्ट में, जो कंपनी एक्ट लिख रहा है उसका क्या थिंकिंग था, और आपका और मेरा राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया गया था। आप और मैं कौन, शेयर होल्डर्स। ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अ कंपनी is not permitted directly or indirectly to advance any loan including any loan represented by a book debt। सर हमें ये लाइन समझ में थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी थोड़ी नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? सर हमें एडवांस एनी लोन समझ में आता है, बट हमें इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट समझ में नहीं आता है। इसका ये मतलब है कि डायरेक्टली लोन देना तो मना है ही है, या तो कंपनी उसको कोई चीज दे दे। और चीज मतलब क्या, अगर कंपनी के पास स्टॉक है तो कंपनी ने स्टॉक डायरेक्टर को बेच दिया और उनसे पैसे ले लेंगे। उन्होंने ये चीज भी मना कर दी। कंपनी ने कोई एसेट बेच दिया, कंपनी ने अपनी कार मर्सिडीज डायरेक्टर को बेच दी और उसको बोला कि आपसे 50 लाख रुपीज लेना है, हम अपनी कंपनी के बुक्स के अंदर आपको डेटर दिखा रहे हैं 50 लाख का। ये भी अलाउड बना कर दिया उन्होंने। ठीक है बेटा, दो तरीके, अलग अलग तरीके निकल सकते हैं ना, वो ठीक है। और टू गिव एनी गारंटी, गारंटी आपको समझ में आता है कि कंपनी डायरेक्टर के बिहाफ पे अगर उसने कोई लोन लिया या फिर कुछ है तो उसकी गारंटी नहीं देगा। ठीक है। और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय, डायरेक्टर ने और उसकी कुछ कंसर्न पार्टी, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्टर ने कोई लोन लिया, उस पर गारंटी भी नहीं दे सकती कंपनी, और कोई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये तो उससे बड़ी बात होगी, कोलेटरल देना होता है, कोई लोन वोन लेना होता है तो कंपनी अपना कोलेटरल दे के डायरेक्टर को लोन दिलवा सकती। ठीक है, हमें बात समझ में आती है। डायरेक्टर का मतलब क्या? ए पॉइंट, एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और ऑफ अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी, और अ पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। हम इस बात को फिर से पढ़ते हैं। कोई भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी के डायरेक्टर, और अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी, कोई भी उसकी कंपनी की होल्डिंग कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है, अपने डायरेक्टर को तो दे ही नहीं सकता। एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग। आप समझो, जो डायरेक्टर है वो एक कंपनी से रिजाइन मारेगा और वो होल्डिंग कंपनी में जाके लग जाएगा। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को पूरा चलाती है। ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, समझ रहे हो बात? क्योंकि होल्डिंग कंपनी का पूरा होल्ड है, उसके ऊपर कुछ भी करा सकती है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमारा क्या कहते हैं ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है उसको भी लोन नहीं, और उसकी होल्डिंग कंपनी को भी लोन नहीं। ओके, डन, समझ में आता है। और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, डायरेक्टर का कोई पार्टनर है और उसके रिलेटिव, हम उसको भी नहीं देंगे। और एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, उन्होंने बोला डायरेक्टर को नहीं देंगे, उसके रिलेटिव को भी नहीं देंगे, और ये दोनों अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, उस पार्टनरशिप फर्म को भी नहीं देंगे। ठीक है, हमें बात समझ में आती है। अब ऊपर उन्होंने ब्लैंकेटली मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, हर सेक्शन के अंदर नाम में भी हाँ होती है। अब हम नीचे पढ़ते हैं, ये हाँ वाली बात क्या है। रिलैक्सेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस, अ कंपनी इज परमिटेड टू एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। दे सकते हैं। ठीक है। गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन, उन्होंने कहा दे दो बाय एनी पर्सन इन विच एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड।
क्या क्या कंडीशन है, मैं बताओ क्या कंडीशन है। चलो, द स्पेसिफाइड कंडीशन टू बी फॉलोड आर, आपकी और मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई है। क्या रिक्वायरमेंट आ गई आपकी और मेरी? बेटा हम ओके करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन करेंगे तभी। इससे पहले हम पढ़कर आए हैं कि अगर किसी डायरेक्टर के लोन को रेमिट करना है, उसका जो रीपेमेंट, अगर कंपनी ने उसको लोन दिया है, हम ये पढ़कर आए हैं, अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन दिया है, उसका जो रीपेमेंट है, उसके रीपेमेंट को हमने काटा मारना है कि तू रीपेमेंट मत कर। या तो उसका जो हमने टाइम अलॉट किया था 5 साल में तेरे को रीपेमेंट करनी है, उसके टाइम को 10 ईयर्स करना है। तभी भी हम दोनों बीच में आ जाते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए उस चीज के लिए। अब लोन देते वक्त भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। जब लोन देना है तो आपको और मेरे को, शेयर होल्डर्स को बुलाया गया, इस डायरेक्टर को लोन दिया जाए, आप ओके करोगे तभी हम देंगे, क्योंकि आपका पैसा है। अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन से बोल दिया गया कि हाँ डायरेक्टर जी, आपको लोन मिलेगा, आप रोइए मत, आपको लोन मिलेगा। ठीक है। However, the explanatory statement to the notice for the relevant general meeting shall disclose. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हर एक नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या एजेंडा है, और उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला ये चीजें आप बताइए, तब जाके इसका रेजोल्यूशन आप रेज कर पाओगे मीटिंग के अंदर। है क्या होना चाहिए वो? ए, द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गिवन और गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। हर एक डिटेल आप बताओ, किस क्या लोन है, क्या गारंटी है, कौन सी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करोगे। द पर्पस फॉर विच द लोन और गारंटी और सिक्योरिटी इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज बाय द रिसिपेंट ऑफ द लोन और गारंटी और सिक्योरिटी। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि उसका पर्पस क्या है लोन लेने का। जनरली अगर डायरेक्टर कह रहा है मेरे को घर लेना है, मेरे को कुछ, डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उसको घर लेना है फिर कुछ लेना है। अगर यही डायरेक्टर प्रपोज करेगा कि मेरे को एक कंपनी खड़ी करनी है, मेरे को एक आपकी, क्योंकि डायरेक्टर की जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, वो काम कर रहा है, उसको नॉलेज है, तभी तो वो डायरेक्टर बना। अगर वो कहेगा कि मेरे को दूसरी कंपनी बनानी है, मेरे को उसके लिए लोन चाहिए, तो वो आपका कंपटीशन बन सकता है। तो मेंबर्स, आप और मैं मना कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम आपको लोन नहीं दे रहे, आपका पर्पस हमारे अगेंस्ट है। ठीक है। और एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट, कोई भी अगर रेलिवेंट चीज है वो उसको बतानी है। ठीक है, ओपन कर दिया सर कि अगर कोई भी उस लोन के रिगार्डिंग कुछ रेलिवेंट फैक्ट है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दो शेयर होल्डर्स को। ठीक है। बी पॉइंट, द लोन आर यूटिलाइज बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। इधर क्या बोला गया कि अगर हम जो लोन दे रहे हैं, वो जिसको लोन दिया गया, वो जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, सब कुछ है, उसको जो लोन दिया गया उस कंपनी को, वो जो लोन यूटिलाइज करेगी वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस के यूटिलाइज करेगी। है इसका क्या मतलब बेटे, जो उसका काम है ना कंपनी का, जिसके अंदर वो डायरेक्टर कुछ कुछ इन्वॉल्व है, फिर कुछ है, वो अपना प्रिंसिपल बिजनेस करेगी, उस पैसे को कुछ और नहीं कर सकती। कुछ और बोले तो क्या, अब कंपनी के पास पैसा पड़ा है, कंपनी ने लोन दिया, और दूसरी कंपनी ने जिसके अंदर डायरेक्टर का कुछ इंटरेस्ट है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा के उस डायरेक्टर ने बोला मेरे को ये काम के लिए लोन चाहिए था, बट उसने उसकी एफडी बना ली, उसने एफडी बना के इंटरेस्ट कमा लिया, कंपनी ने उसको इंटरेस्ट फ्री पे दिया था, क्या कहते हैं उसकी, और वो इंटरेस्ट कमा जा रहा है, उसको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। ये अलाउ मना कर दिया गया कि जो उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी उसके लिए उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया था कि आप लोन और गारंटी वारंटी सब कुछ दे सकते हो बाय बाय एनी पर्सन इन विच whom any of the director of the company is interested। यहाँ पे इतना ओपन कर दिया गया बात को कि जहां पे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड कैसे है, कब है, कहाँ है, आपको कब मानना कि वो इंटरेस्टेड है। ठीक है। द एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested means a any private company in which of which such director is a director or member। कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर डायरेक्टर वहां का डायरेक्टर है, या तो मेंबर है। मेंबर कैसे बनेगा? शेयर होल्डिंग करके। ठीक है। बी पॉइंट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट at a general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by such director or two or more such directors together। इधर बात आई, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी का स्पेसिफिक ऊपर बोल दिया गया, नीचे उन्होंने क्या बोला, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके अंदर 25% से या 25% या उससे ऊपर डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है, बस वोटिंग पावर है, वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इधर डायरेक्टर की बात हमें समझ में आती है, इधर डायरेक्टर्स क्यों आया? इधर डायरेक्टर्स इसलिए आया कि 2-3 डायरेक्टर मिलके कोई कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है और वो कंपनी को चला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके हमारी कंपनी के डायरेक्टर किसी और कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं,
2 या 3 मिलकर डायरेक्टर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो हम उस कंपनी में लोन नहीं देंगे। अगर उनका हमारे वाले डायरेक्टर्स का किसी और कंपनी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा वोटिंग पावर है, वो यहाँ का काम वहां लेके जा रहे हैं, हमने कहा हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया। आप डायरेक्टर या आपके गुट के डायरेक्टर्स, जो भी सारे डायरेक्टर है, अगर कोई और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है, तो अगर आप 25% से ऊपर होल्ड करते हो, 25 या 25% से ऊपर होल्ड करते हो, तो हम कहेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो। आप इंटरेस्टेड हो, आप रेजोल्यूशन की तरफ जाओ। अगर कंपनी अलाउ करेगी, अगर उसका और मेरा बिजनेस अलग अलग नेचर का होगा, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सेम नेचर, अगर राइवल्स है, तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन में आपस में मना कर देंगे, निकल जाओ यहाँ से हमारी नजर के सामने से। अगर अगर कुछ जेन्युइन है, कुछ अलग चीज है, कुछ वो अलग करे, कोई स्टार्टअप है वार्टअप, हम कहेंगे कि हाँ चलो हम सोचते हैं। हम कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन में वो पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सी पॉइंट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर वेयर ऑफ इज accustomed to act in accordance with the direction or instruction of board or any director or director or of the lending company। इधर थोड़ा सा और ओपन किया गया, कोई भी बॉडी का कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर कोई भी, वो जो उस डायरेक्टर है जिसको लोन देने की बात, जो इंटरेस्टेड है, उसकी बात चल रही है, वो उसकी बात सुनता है, कस्टमरी उसकी बात सुनता है। इन्होंने थोड़ा सा ओपन करके बोल दिया कि वो जो बोलेगा, जो डायरेक्टर बोलेगा उसकी बात चलती है, तो उन्होंने बोला उसको भी लोन देने के लिए यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें बात समझ में आती है, हमें बात समझ में आती है। अब इसको बात को आगे बढ़ाओ, खत्म करो इस बात को, ठीक है। इधर बात आई थी कि इधर उन्होंने यहाँ पे दिया था हमें रिलैक्सेशन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब एक पार्ट ये आया कि उन्होंने कहा कि ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। किस किस चीजों पे एप्लीकेबल है? जहाँ पे नो रिस्क, नो रिस्क, नो रिस्क, ठीक है। क्या सर, किस किस बात में नो रिस्क होगा, हम ये बात करते हैं। इन द फॉलोइंग cases the restriction stated in section 185 or specified condition for relaxation stated in section 185 subsection 2 shall not apply। यहाँ पे कहा कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं करवाएंगे, ठीक है। किस किस केस के अंदर? वेयर एनी लोन इज गिवन टू मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। पीछे एनी डायरेक्टर की बात हुई थी, यहाँ पे स्पेसिफिक मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर की बात हुई है। उन्होंने क्या बोला, मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर रियल जो काम करते हैं ना बिजनेस के लिए, वो वही होते हैं, ठीक है। अब अगर इनको हम कोई लोन दे रहे हैं और हमने इनकी ऑनबोर्डिंग हमारी कंपनी में आए थे, हमने इनको बोला था हम आपको लोन देंगे, तभी वो हमारी कंपनी की तरफ आए। जैसे हमने कहा आप आ जाओ आ जाओ, हम आपको 2 करोड़ का होम लोन भी देंगे हमारी सैलरी के अलावा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या लिखा गया। as a part of condition of service extended by the company to all its employee, या तो वो सबके लिए है, सबके लिए है, सारी एम्प्लॉयज के लिए है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को भी वो लोन दे सकते हो आप। जैसे कि थोड़ा बहुत एडवांस एडवांस चल रहा है, वो सारे एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है, तो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर को भी आप दे सकते हो। और pursuant to any such scheme which is approved by the member of special by special resolution। अब जब ऑनबोर्डिंग हुई, डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर रहे हैं, अब अपॉइंटमेंट के टाइम पे, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। अब जो रेजोल्यूशन पास हो, जो सॉरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, बट जब हम उसको ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, अगर कोई स्पेसिफिक ऐसी लोन के रिगार्डिंग उससे बात हुई है, अगर कोई लोन के रिगार्डिंग उससे बात हुई है, तो हम उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन तभी पास करवा लेंगे। ये बाद में भी पास होता है, बट जनरली ये अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही दोनों चीजें पास होती है। फर्स्ट उसकी अपॉइंटमेंट का, सेकंड अगर कुछ ऐसा हमने प्रॉमिस किया है कि देखो हम लोन देंगे, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू मेंबर से पास होना चाहिए, ठीक है। हमें समझ में आती है बात। वेयर अ कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब उन्होंने क्या बोला कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी ऑर्डिनरी, उसका जो बिजनेस है वो है ही यही, क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स और गिविंग गारंटी और सिक्योरिटी फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ एनी लोन, ठीक है। उन्होंने बोला उसका काम ही लोन देने का, तो लोन कैसे नहीं देगा वो डायरेक्टर को? डायरेक्टर कहेगा तुम बाहर लोन बांट सकते हो, मेरे को नहीं बांट सकते, मैं भी तुम्हारा कस्टमर बन जाता हूँ। अब ठीक है, उन्होंने बोला आप हमारे कस्टमर बन जाओ, बट हम आपको चार्ज कितना करेंगे, उन्होंने उसके बारे में बोला। अगर कोई आपका कंपनी के अंदर आप काम करते हो, आपको रिलेटिवली थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब डायरेक्टर को कितना डिस्काउंट मिल सकता है उस लोन के ऊपर, ये उन्होंने बता दिया है। डिस्काउंट लोन पे नहीं, नहीं बेटा, इंटरेस्ट पे डिस्काउंट, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि अगर उस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन देना ही है, तो आप उसको लोन दे सकते हो, ये सेक्शन अप्लाई नहीं कर रहा। बट एंड in respect of such loan and interest is charged at a rate not less than rate prevailing yield of 1 year, rate of prevailing yield 1 year, 3 year or 5 year or 10 year of government security closest to the tenure of the loan। जितने साल का लोन है,
ये ऊपर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो जो प्रिवेलिंग यील्ड रेट है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप उतना ही चार्ज करो। उन्होंने बता दिया कि 1 साल का लोन है तो 1 साल वाला गवर्नमेंट वाला ले लो, 2 ढाई साल वाला लोन है तो 3 साल वाला ले लो, 5 साल जो आसपास है, ठीक है। हाँ सर, हमें समझ में आती है। सी पॉइंट, सी पॉइंट, वेयर एनी लोन इज मेड बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने, एक कंपनी, ये सेक्शन किस चीज का है कि मैं डायरेक्टर को लोन नहीं दे रहा, ये क्या होल्डिंग सब्सिडरी चल रहा है, सुनो। अगर एक होल्डिंग कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, वही डायरेक्टर होली ओन सब्सिडरी के अंदर भी डायरेक्टर है, तो ये सेक्शन कहेगा कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। पहले वाले टेक्स्ट से हमें ये समझ में आ रहा है क्योंकि डायरेक्टर दोनों के अंदर वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उसने बोला अगर होली ओन सब्सिडरी को होल्डिंग कंपनी लोन दे रही है, होल्डिंग कंपनी, आपका मेरा पैसा होल्डिंग कंपनी में गया, फिर आपका और मेरा पैसा ही होल्डिंग होल्डिंग कंपनी से होली ओन सब्सिडरी में गया है, क्योंकि ये इसके सारे शेयर्स को होल्ड करते हैं, ये कंपनी भी हमारी ही है, हमारा ही पैसा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो इनकम होगी, इसके अंदर जो इनकम होगी वो दोनों हमारी ही इनकम है। तो हमने कहा आप इसको लोन दो, दिल खोल के दो, जितना मर्जी लोन दो, क्योंकि इनकम तो हमारी ही है, कुछ पैसा तो बाहर जा ही नहीं सकता, इसलिए ओके किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या हुआ था। अभी चलो हम और वाली पार्ट करते हैं, वेयर एनी गारंटी इज गिवन और सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय अ होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू होली ओन सब्सिडरी कंपनी। बात यही है, खुद लोन नहीं दे सकती या किसी और के थ्रू लोन दिलवा रही है, अपनी सिक्योरिटी या फिर अपने क्या कहते हैं गारंटी नहीं दे सकती। मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हुआ था, मैं एक कंपनी के लोन को सैंक्शन करवा रहा था, थोड़ा सा हैवी अमाउंट का लोन था, अराउंड 40 to 50 CR का लोन था, ठीक है। अब हम लोन करवाने जा रहे हैं, हम प्रपोजल बना रहे, बड़ा बड़ा प्रपोजल बन रहा है, ये बन रहा है। अब जो सिक्योरिटी आ रही थी, जो सिक्योरिटी दे रही थी कंपनी, कोलेटरल आ रहा था, वो उसकी होली ओन सब्सिडरी दे रही, होली ओन जो उसकी होल्डिंग कंपनी दे रही थी। सब्सिडरी कंपनी का बिजनेस था मेन, और जो होल्डिंग कंपनी बनती है ना, होल्डिंग कंपनी जनरली प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। एक कंपनी बना दी जाती है जो अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है, और सब्सिडरी कंपनी बना दी जाती है जो जो बिजनेस करती है। अब ये सब्सिडरी कंपनी प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट वेंट देना, जनरली बिजनेस ऐसे चलता है। होल्डिंग कंपनी ने, अब होल्डिंग कंपनी लोन लेने, ये सब्सिडरी कंपनी जो काम कर रही है, और होल्डिंग कंपनी सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठी है। अब सब्सिडरी कंपनी कह रही है मेरे को लोन चाहिए, मेरे को लोन चाहिए, मैं बिजनेस कर रही हूँ। सब्सिडरी कंपनी ने अप्रोच किया मेरे बैंक को, मैंने कहा हाँ आ जाओ, आपको लोन देंगे। अब इसने कहा कि जो प्रॉपर्टी जाएगी वो होली, जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसकी प्रॉपर्टी आपको हम कोलेटरल देंगे। मैंने कहा ओके, ठीक है। अब ये हमारा प्रपोजल बन गया। प्रपोजल जब फाइनलाइजेशन पे था, तब जो क्रेडिट का हेड है, जो क्रेडिट के हेड है, उनके साथ हमारी फाइनल टॉक्स चल रही थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था, ठीक है। जिनकी 1 करोड़ के ऊपर के आसपास सैलरी है, ठीक है। तो उन्होंने पॉइंट रेज किया कि आपने सेक्शन 185 पढ़ा है, उसके अंदर तो मना कर दिया है कि जो अगर इंटर लोन, ये वाला जो क्या कहते हैं लोन टू ट्रैक्टर है, वो अलाउड ही नहीं है, ऐसा है वो ऐसा है। मेरे को, क्योंकि मेरे को भी टेक्स्ट याद नहीं था, मैंने कहा कि सर मैं ये केस हम लीगल में रेफर कर देंगे, बट जो कंपनीज एक्ट है उसका इंटेंट कभी ये नहीं हो सकता कि होली ओन सब्सिडरी को एक होल्डिंग कंपनी लोन नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों का पैसा शेयर होल्डर का, एक ही बंदे का पैसा है। तो मैंने वो इंटेंट की बात वहां पे करी थी कि सर ये इंटेंट नहीं हो सकता, वी विल रेफर दिस पॉइंट टू लीगल टीम। मैंने लीगल टीम को ये चीज भेजी, और एंड में तो पता ही है कि जो मैंने थोड़ा सा बोला वो ठीक था, ठीक है। तो वहां पे मैंने थोड़ा सा मार्क क्रिएट किया, क्योंकि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट के थ्रू थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, ठीक है। बात खत्म करते हैं, अब पढ़ते हैं हम पॉइंट डी। आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ भी। अब हम बढ़ते हैं डी पॉइंट, क्योंकि आपको काम वैसे करना है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल टच ले आता हूँ। डी पॉइंट, वेयर एनी गारंटी इज गिवन और सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। हम फिर से पढ़ते हैं, वेयर एनी गारंटी इज गिवन और सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। इधर मेरी बात ये आ गई, ये बात वही रिपीट होगी ना। हाँ, ऊपर होल्डी ओन सब्सिडरी था, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है, बट इस सब्सिडरी कंपनी के अंदर उन्होंने कंडीशन लगा दी कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन होना चाहिए था। ऊपर ऊपर होली ओन सब्सिडरी के अंदर कहीं और से भी लोन आ सकता था, ठीक है। जनरली अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आ रहा है, तो जो गवर्नमेंट है और सब कुछ है, उसको लगता है कि हाँ सब ठीक हो रहा है, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही लोन दे रहे होंगे,
ठीक है, बात यहाँ पे लोन टू डायरेक्टर की खत्म होती है। डन डन। यार तुम सारे के सारे क्या लाइक और कमेंट विनीत सर के सेशन में ही करोगे, मेरे सेशन में कुछ नहीं करोगे? मैं अच्छा नहीं पढ़ाता? ठीक है, मैंने देख लिया तुम्हें, तुम मेरा कुछ नहीं करते, क्या कहते लाइक और कमेंट। चलो अब हम पढ़ते सेक्शन नंबर 190, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। अब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर से क्या कॉन्ट्रैक्ट, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करे? हम नहीं करते कुछ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा गया इसमें उसके अंदर? जो कंपनी डायरेक्टर है उसने बोला आपको मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रखोगे चाहे कोई भी आके पढ़ ले, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर उनको ईसॉप्स और सारी मोटी पेमेंट, क्योंकि यही बिजनेस चलाते हैं, सारी मोटी पेमेंट इन्हीं को होती है। ठीक है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद द मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर इज इन राइटिंग, अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वेयर सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग, अ रिटन मेमोरेंडम साइटिंग आउट इट्स टर्म, सेटिंग आउट इट्स टर्म, जो टर्म्स है उसका लिखा होना या उसकी कॉपी जो आपने अगर राइटिंग में है, तो दोनों चीजें उन्होंने बात करी। अगर नहीं है तो आप अगर क्या कहते हैं एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट की कॉपी रखिए अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और अगर नहीं है तो आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ना, ऐसे ही मेमोरेंडम बना के रखिए कि क्या क्या इसकी टर्म्स है, वो अपने मेमोरेंडम बना के रख दिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने रख ली। क्यों रखी, हम इसका क्या करेंगे इसको रख के? अब आप और मैं जाके इंस्पेक्शन करेंगे। द कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मेमोरेंडम शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी विदाउट पेमेंट ऑफ फी। आप और मैं जाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर को फालतू का पैसा तो नहीं दे रहे, हम ये रेज करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद सेक्शन 190, द पेनल्टी शैल बी, कंपनी को हम पेनल्टी लगाएंगे 25,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, और एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ 5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। डन डन डन। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, थोड़ा बहुत और अच्छी चीजें बताओ। पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स। अब इधर बात आ गई कि डायरेक्टर को बाय बाय करना पड़ा। बाय बाय उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, उसको बाय बाय करवाया गया है, उसको हमने निकाल दिया? नहीं 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 नहीं। हमने उसको निकाला होता तो हम पैसे की बात क्यों करेंगे? वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमने उसको निकाल दिया, ऐसा सबके साथ होता है कि हाँ आप जाइए आपका काम खत्म। इधर बात आ रही है लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से, वो इवेंट शेयर होल्डर्स के मतलब उनके फेवर में भी हो सकता है, उनके थोड़ा सा अगेंस्ट भी हो सकता है, जैसा भी हुआ। अब हम कह रहे हैं कि हमें लॉस ऑफ ऑफिस हुआ डायरेक्टर का, उसने रिजाइन नहीं किया, आपने उसको निकाला नहीं, फिर भी उसको छोड़ के जाना पड़ा, तब वो कह रहे हैं कि यार मेरे डायरेक्टर में कुछ पेमेंट वेमेंट करो। अब कंपनी डायरेक्टर ने क्या बोला कि अगर कोई जेन्युइन हमने किसी को डायरेक्टर को ऑनबोर्ड किया कि डायरेक्टर डायरेक्टर आप हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी सी रेलिवेंट बड़ी पोस्ट है, हमने डायरेक्टर को लेकर आए कि आप हमारी कंपनी को आगे दूर दूर तक लेके जाओ, हमने आपको 4 या 5 साल का हमने एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है, डायरेक्टर कह रहा है हाँ मैं काम करूंगा। अब वो आया, उसने 1-2 साल काम, 1 साल काम किया, और ऐसा कुछ इवेंट हो गया कि डायरेक्टर को जाना पड़ गया। वो इवेंट क्या है हम वो पढ़ेंगे। ऐसे कौन-कौन से इवेंट है कि इसके अंदर उसको जाना पड़ सकता है? ऐसे इवेंट होते हैं। अब हम पढ़ते चलो, क्योंकि इतना डायनामिक वर्ल्ड है, क्या इधर-उधर हो जा रहा है, कभी किसी को कोई कंपनी को कोई खरीद लेता है, कभी किसी कंपनी का मर्जर हो जाता है, कभी अमलगमेशन हो जाता है। अभी मर्जर होगा क्या, तो उधर फाइनेंस का डायरेक्टर बैठेंगे, डायरेक्टर तो फाइनेंस का एक ही होगा ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, नो कॉम्पनसेशन एक्सेप्ट आफ्टर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट फ्रॉम प्रपोजल बाय मेंबर। हाँ हमारी जरूरत तो है, ये तो हमें पता है। सेक्शन 191 enumerates happening of certain specific events in relation to a company and also states that whether or not any director of the company shall receive compensation ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट्स। हमें ये इवेंट्स ही पढ़ने हैं। ये क्या इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से इवेंट है कि हमें उसको पेमेंट करनी पड़ेगी? नॉर्मल उसको पेमेंट करो कि हाँ आपको अगर हमने आपको पहले निकाल दिया तो हम आपको 1 महीने की सैलरी देके निकाल देंगे, ऐसा वाला नहीं है इनके साथ। हाँ ऐसा वाला नहीं है, अगर ये इवेंट होते हैं, कौन से इवेंट हम उसको पढ़ते हैं। ए, द ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, पूरी कंपनी का एक पार्ट ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और उसका लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है। इस अंडरटेकिंग जो हमारा ये होल पार्ट निकल रहा है, ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, जो कंपनी का पार्ट निकल रहा है उसकी वजह से उसको निकाला जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है ऑफिस का, कि मेरी तो कंपनी का ये पार्ट ही कंपनी ने बेच दिया। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी मैं रिसेंट में कोई न्यूज थी कि किसी बिग फोर ने, डेलॉइट ने, किसी यूके कंपनी की डेलॉइट ने अपना इंश्योरेंस का बिजनेस किसी और कंपनी को बेच दिया था। ऐसा कुछ न्यूज था, आई एम नॉट बट न्यूज थी, ये जो नंबर है क्या इंश्योरेंस का बिजनेस है, किसने बेचा, कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था कि किसी ने अपना बिजनेस, एक पर्टिकुलर सेगमेंट बिजनेस किसी को बेच दिया।
ठीक है। अब जो इंश्योरेंस वाला डायरेक्टर है वो क्या करे, वो क्या करे, मेरा तो कोई लेने वाला ही नहीं, अब जिस कंपनी में वो डायरेक्टर देखेगा, तो मैं क्या करूं, मेरे को निकाल दिया आपने। हाँ, उन्होंने कहा आप इनोसेंटली निकले हो, आपने रिजाइन किया ना, हमने आपको निकाला, तो हम आपको पेमेंट करेंगे कुछ ना कुछ, आप टेंशन मत लो, आपका घर चलता रहेगा। ठीक है, हमें समझ में आती है, ठीक है, ये क्यों लिखा गया हमें ये समझ में आता है। ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट, transfer to any person of all or any shares of the company is being transfer resulting from, ऊपर था कि जो एक पूरा क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं होल पार्ट ऑफ एनी अंडरटेकिंग जो भी ना कंपनी कंपनी ट्रांसफर होगी जो भी था, इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर होगी, तो कंपनी ट्रांसफर होगी, बात तो यही है, हमने बिजनेस ना बेच के, हमने अंडरटेकिंग के कोई पार्ट ना बेच के, हमने पूरी कंपनी किसी और ने खरीद ली, शेयर्स के रिस्पेक्ट में शेयर्स ही खरीद लिए बड़े सारे। अब क्या हुआ, ये कैसे होता है, अब अगर कोई कंपनी टेक ओवर करना चाहती है किसी कंपनी को, मार्केट के अंदर जा जाके वो शेयर्स खरीदते रहते हैं, बट एक पॉइंट पे वो सारे शेयर्स क्योंकि बेचने वाला ही नहीं तो उसको खरीदने का नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट के अंदर कह रहा हूँ, सेंसेक्स में लिस्टिंग के बाद। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जनरल मीटिंग में चली जाती है, और जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने बैठ के कहती है ये लो पैसे, ये लो पैसे, जिसको आना आ जाओ, ये लो पैसे, ये हमारा ऑफर है। तो वो मार्केट से प्रीमियम पे शेयर्स को बेचते हैं कि ये हमारा पैसा, हम तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑफर हुआ और कंपनी बिक गई, शेयर होल्डर से कहा हाँ हाँ ले लो, उन्होंने कहा 25% प्रीमियम पे हमें हमारे शेयर लेना है, ले लो जितना लेना है ले लो, ठीक है, उन्होंने पूरी कंपनी बेच दी, अब वो कंपनी किसी और के पास चली गई। अब कंपनी जिसके पास चली गई, डायरेक्टर बैठा हुआ देख रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कंपनी तो उधर चली गई, मेरे को निकाल दिया गया, उस केस में भी आपका ध्यान रखा गया। अब हम बढ़ते हैं इस बी पॉइंट को वापस, द ट्रांसफर टू एनी पर्सन और ऑल और एनी ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज बीइंग ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम, ए पॉइंट, एन ऑफर मेड टू द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर, किसी ऑफर दिया गया शेयर होल्डर्स को कि जनरल बॉडी ऑफर दिया गया कि आपको शेयर्स बेचने हैं। सेकंड पॉइंट, एन ऑफर मेड ऑन made by or on behalf of some other body corporate with a view to company becoming a subsidiary company of such corporate or a subsidiary company of its holding company, या तो कोई और कंपनी ने किसी और को ऑफर दिया, मतलब किसी ने बेचा, कोई ऑफर मेड ऑन किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे कोई ऑफर आया और उसने बोला आप हमारी सब्सिडरी बन जाओ या आप हमारी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बन जाओ। बात है कि कंपनी तो जा रही है, कंपनी जा रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एन ऑफर मेड ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट से यहाँ पे इंडिविजुअल था, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द राइट टू एक्सरसाइज और कंट्रोल और एक्सरसाइज नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी एट एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब किसी एक इंडिविजुअल ने 33% शेयर्स को होल्ड कर लिया और उसका लॉस ऑफ ऑफिस हो गया कि किसी इंडिविजुअल ने इतने सारे शेयर्स को बाय कर लिया और वो इंडिविजुअल और ये सब ने मिलकर बोला कि आप निकलो यहाँ से, तो उस केस के अंदर भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो, वैसे पेमेंट नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे केस में तभी आप पेमेंट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, एनी अदर ऑफर मेड इन कंडीशनल और कंडीशनल ऑन एक्सेप्टेंस टू द टू अ एक्सटेंट गिवन, अगर और कोई भी ऑफर दिया गया मेंबर्स को और वो मतलब कंडीशनल, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो वो ऑफर तो कंडीशनल ही है, ठीक है। अब वो कंडीशन वो ऑफर को मान लिया मेंबर्स ने और डायरेक्टर का लॉस ऑफ ऑफिस हो गया, ठीक है। इस केस के अंदर हम पेमेंट करते हैं, मैं समझ आती है बात। सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड डिस्क्लोजर एंड अप्रूवल एज मेंशन अबव, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे रिसीव पेमेंट। अब आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि इस डायरेक्टर को हमें पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, उसको लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, ये हमारे ऊपर, हमारी दया के लिए, अगर हम दया करेंगे तभी इसको दया मिलेगी, नहीं तो इसको दया नहीं मिलेगी, ठीक है। बट कंपनी डायरेक्टर ने बोला अगर ये इवेंट हुए हैं तभी आपको दया करना अलाउड है, नहीं तो आपको दया करना अलाउड नहीं, आप मेंबर्स का पैसा उठा के ऐसे नहीं दे सकते। चलो ठीक है। अब सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड डिस्क्लोजर एंड अप्रूवल, जो हमारा बोला गया कि हम उसको पेमेंट दे सकते हैं, क्या क्या, बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कि हाँ भाई उसका लॉस, आपको लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, कॉम्पनसेशन है, एज अ कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, हमने कहा आप हाँ ये कंसिडरेशन लो और आप रिटायर हो जाइए, ठीक है। इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट फ्रॉम सच कंपनी और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारी क्या कहते हैं अंडरटेकिंग ट्रांसफर होगी, हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, और फ्रॉम द ट्रांसफरी ऑफ शेयर, ट्रांसफरर है और एक ट्रांसफरी है। ट्रांसफरर कौन है, जो ट्रांसफर कर रहा है। अब ट्रांसफरी कह रहा है कि आप मुझसे पेमेंट लो, यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ट्रांसफरी ऑफ सच अंडरटेकिंग, ट्रांसफरी पेमेंट कर रहा है को कि आप, ये कंपनी मेरी होगी और आप यहाँ से निकल जाइए, मेरा, हमने आपका लॉस ऑफ ऑफिस करवा दिया है, मेरा लॉस ऑफ ऑफिस, हाँ आपका लॉस ऑफ ऑफिस करा दिया, अब हम आपको पेमेंट भी करेंगे जाने के लिए। चलो
ठीक है, ट्रांसफर देखो कितना दयावान है। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, जो अगर यही केस है कि अगर शेयर्स ट्रांसफर हो गए, जिसने खरीदे, ट्रांसफर ही, जिसने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, वो कह रहा है आपका लॉस ऑफ ऑफिस हो गया, आप जाइए, आपको पेमेंट मिलेगी। और एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी, इस केस के अंदर कौन आएगा? फ्रॉम एनी पर्सन, कोई इंडिविजुअल जिसने 1/3 शेयर को बाय कर लिया। चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट, पेमेंट लॉफुल इज विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट। कोई भी पेमेंट, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर को, तो पूछेंगे ना किस चीज की पेमेंट है। तो उन्होंने बोला ये वाली पेमेंट, अगर ये लॉस ऑफ क्या कहते हैं उसका, लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, तो समझो आप उसको थोड़ी अच्छी खासी पेमेंट जाने वाली है, इसलिए इसके बारे में सेक्शन आएगा कि वो जस्टिफाई कर सके कि हाँ मैं डिजर्व करता था ये पेमेंट करना। ऐसे ही हमने कोई फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन कंपनी से नहीं हुआ, कंपनी ने लॉ के दायरे में रहते ही पेमेंट करी गई, ठीक है, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ दिस पेमेंट हैज बीन मेड। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, पेमेंट लॉफुल इफ विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। ये लिमिट, जो भी हमने लिमिट नहीं पढ़ी है, अगर लिमिट के अंदर पेमेंट होगी तब वो लॉफुल है, अगर उससे एक्सेस में पेमेंट हुई तो वो अनलॉफुल है। आपको क्या पता पेमेंट वापस करनी पड़ जाए। Any payment made by a company to its MD or whole-time director or manager of the company by way of compensation for loss of office or any consideration for retirement from office or in connection with such loss or retirement shall be considered as lawful if it is subject to limit or priorities as prescribed in rule number 17 to ये वो, ठीक है। According to rule इतना, payment to be lawful, उसने रूल में भेजा, रूल ने कहा कि आप सेक्शन 202 के अंदर जाओ, सेक्शन 202 ने जो लिमिट बताई है उसके अंदर अगर पेमेंट है तो हम कहेंगे वो लॉफुल है। सेक्शन 202 ने ये बताया कि क्या पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होगी जो जो उसका जो टेन्योर रह गया उसकी सैलरी जितना, और मैक्सिमम हो सकता है 3 साल तक। जितना टेन्योर रह गया आपका डायरेक्टर बनने का, आप उतनी पेमेंट ले लो, आप उतनी पेमेंट ले लो, जितना भी टेन्योर रह गया आप आज ही पेमेंट लेके खत्म करो और निकलो यहाँ से। और मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। अब हम इसको पढ़ते हैं, क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल टू सच मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर shall not exceed the remuneration he would have earned if he would have been in office for the remainder of his office। जो उसका ऑफिस है उसके रिमाइंडर टाइम तक में वहां पे रहता तो कितना कमाता उतना दे दो, और 3 years विच एवर इज शॉर्टर, मतलब 3 साल से ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकती। 3 साल से अगर ऊपर का उसका ऑफिस होता तो हम 3 साल के, जैसे क्योंकि लिखा हुआ है शॉर्टर, तो 3 साल मैक्सिमम। और जो उससे कम पीरियड के लिए वो अगर होता तो ऑफिस में रहता, मतलब जितना उसका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था उतना। डन। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था 2 years का, उसको 3 साल का तक का लिमिट था तो हम 2 years का कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था 5 years का, और हमने कहा इस सेक्शन उसको बोला वो 3 साल तक की उसकी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, हमें समझ में आती है। अब हम पढ़ेंगे नहीं बात, नो कॉम्पनसेशन पेबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। अब कंपनी डायरेक्टर ने बोला कि ये पेमेंट आप कर रहे हो, बट कुछ कुछ कंडीशन के अंदर हम पेमेंट रोक देंगे कि आपकी कंपनी ठीक नहीं है, आपने लोगों का पैसा दबाया है, आप गवर्नमेंट का पैसा नहीं दे रहे तो आप डायरेक्टर को कैसे पैसा दे सकते हो। उन्होंने क्या बोला कि आप पेमेंट नहीं कर सकते अगर आपने ये हरकतें करी। A company is in default of repayment of public deposit और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट thereon। आप पब्लिक का पैसा नहीं दे रहे और आप डायरेक्टर को पैसा देने की बात कर रहे हो, कॉम्पनसेशन, आप सोच समझ के बोल रहे हैं। बी पॉइंट, द कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन। इजी, हमें समझ में आता है। सी पॉइंट, द कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कोई भी लाइबिलिटी पेबल टू एनी बैंक, पीएफ, पीएफआई एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी बैंक का पैसा नहीं दिया आपने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं दिया, तो आप डायरेक्टर को पेमेंट नहीं कर सकते लॉस ऑफ ऑफिस की। डी पॉइंट, द कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी ड्यू टुवर्ड्स इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स और एनी अदर ड्यूटी बाय विच वट एवर नेम कॉल्ड पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करनी है जो आपने नहीं दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करनी है जो आपने नहीं दे पा रहे, आपकी बस की नहीं हो रही, बट आप कह रहे हो कि हम लॉस ऑफ पे डायरेक्टर को देंगे। ऐसा क्यों हो सकता है सर, ऐसा क्यों करेगी कंपनी? बेटा जो डायरेक्टर होता है उसके बाद भी कुछ शेयर होल्डिंग होती है, और उसके बाद भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टर, क्या कहते हैं, अदर शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स पे। तो वो बोल बोल के कि हाँ पहले आप मेरे को पेमेंट कराओ, फिर मैं आप दूसरे डायरेक्टर को पेमेंट करने में हेल्प करवाऊंगा, तो ऐसे वो कंपनी के रिसोर्सेज को खत्म ना कर दे, इसलिए सेक्शन में उसको रोका गया। ई पॉइंट, देयर आर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज और वर्कमैन ऑफ द कंपनी विच हैव नॉट बीन पेड बाय द कंपनी। कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है एम्प्लॉइज के, वर्कमैन के, जो नहीं दिए गए हैं। कौन से एम्प्लॉइज के ऐसे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं? पीएफ, ईएसआई, ये वाले दो हमें आपको बता दिए। प्रोविडेंट फंड का पैसा या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का अगर कोई पेमेंट होती है, अगर वो आपने नहीं पेमेंट करी तो आप डायरेक्टर को पेमेंट नहीं कर सकते। एंड द कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड और नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑन डिविडेंड।
ठीक है, हमने पब्लिक डिपॉजिट्स का ध्यान रख लिया, हमने डिवेंचर्स का ध्यान रख लिया, हमने बैंक्स का ध्यान रख लिया, हमने गवर्नमेंट का ध्यान रख लिया, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर सबका ध्यान रख लिया, हमने एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी ड्यूजर्स का भी ध्यान रख लिया। अगर ये सब कुछ हुआ है, आपने ढंग से टाइम पे पेमेंट करी है, आपकी कंपनी के पास कैश वैश है, आपने सब कुछ पेमेंट कर रखी, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तब आप कर सकते हो लॉस ऑफ ऑफिस की पेमेंट। ठीक है, अब हमारे पेनल्टियां हैं, हमेशा ही नॉन कंप्लायंस का हमारी पेनल्टी आते हैं। इफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 191 ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपए। कोई भी डायरेक्टर को 1 लाख रुपए की पेनल्टी पेल दो। ठीक है, पेमेंट प्रपोजल कैन नॉट बी टेकन एज अप्रूवल इफ नो कोरम प्रेजेंट। हमें पेमेंट का प्रपोजल किन्होंने कहा कि हम मना कर देंगे अगर कोरम नहीं आई। इफ द पेमेंट इज नॉट अप्रूव फॉर द वांट ऑफ कोरम इधर इन द मीटिंग और एन adjourned मीटिंग, अगर कोरम की वजह से हमने क्या कहते हैं ये पेमेंट नहीं हो पाई, तो उन्होंने बोला था प्रपोजल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। ऐसी काफी सारी चीजें जिसमें हम डीम कर लेते हैं कि हाँ मान लिया गया कि कोरम में भी नहीं हुआ, अगली मीटिंग में नहीं हुआ, तो हम मान लेते थे। इस लॉ ने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि हम डीम अप्रूवल नहीं मानेंगे अगर कोरम की वजह से मीटिंग के अंदर कोई फैसला नहीं आ पाया, मीटिंग कन्वीन नहीं हो पाई ड्यू टू द वांट ऑफ कोरम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन। अब डायरेक्टर ने पेमेंट ले ली, उसने बैंक की एंट्री करी और खोल फाइनेंस में जाके एंट्री करवा दी, तो क्या करें, तब क्या करोगे आप? पेमेंट एंट्री करवा दी, जो उसने एनईएफटी आरटीजीएस करके लो पैसा ले लिया, क्या कर लोगे? जितना मर्जी कंपनी चार्ज कर लो। अब उसने क्या बोला कि अगर ऐसा कोई पेमेंट हो गई है इन, तो हम उसको 1 लाख की पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे, पेमेंट भी तो हम उससे वापस लेंगे ना जो जो उसने लिए। इन केस अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिसीव पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 191 सबसेक्शन 1 और द प्रपोज पेमेंट इज मेड बिफोर इट इज अप्रूव्ड इन द मीटिंग। आपसे हमसे कोई परमिशन नहीं ली, एनईएफटी आरटीजीएस बाप का समझ के कर दिया। द अमाउंट सो रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम इन ट्रस्ट ऑफ फॉर द कंपनी। वो ट्रस्टी बन के पैसे, वो पैसे को खर्च नहीं कर सकता, वो पैसे पे बैठा हुआ है, वो रख के पैसे पे बैठा हुआ, खर्च नहीं कर सकता। हम मान लेंगे कि आपने कंपनी के ट्रस्ट में ब्याज पे होल्ड करके रखा हुआ है। इन अदर वर्ड द डायरेक्टर शैल नॉट ओन सच अमाउंट बट कीप इट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। कुछ नहीं कर सकता वो उस पैसे का, उसको उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। उस पर अगर कोई इंटरेस्ट पे लिखा नहीं है, बट उस पर कोई इंटरेस्ट भी अगर वो अर्न करेगा वो भी कंपनी की तरफ वापस चला जाएगा। डन। रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब क्या बात है कि ट्रांजेक्शन कर ली, ट्रांजेक्शन करेंगे हम, डायरेक्टर कहता है चलो आप मेरे को ये नहीं पेमेंट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैं किसी और तरीके से कंपनी से पैसा लूंगा। है, कोई और कंपनी के तरीका पैसा क्या हो सकता है? अब उन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकते डायरेक्टर के साथ। नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या कि कंपनी ने डायरेक्टर गया कि आप मेरा फर्नीचर ले लो और मेरे को अपनी कार दे दो, आप मेरा घर ले लो और मेरे को अपनी फैक्ट्री दे दो। ऐसा कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। डायरेक्टर कह रहे हैं मेरे को खाना है पैसा, तो उन्होंने बोला कि हम कह रहे हैं कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई। क्या रिस्ट्रिक्शन है हम उसको पढ़ते हैं। इधर टू वे रिस्ट्रिक्शन है, हम वो पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्वायरिंग एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। No company shall enter into an agreement which a director of a company or its holding company or subsidiary company, associate company or a person connected with him to acquire asset for consideration other than cash। अब इधर क्या बोला गया कि कंपनी एंटर नहीं करी एग्रीमेंट में एक डायरेक्टर से या फिर उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी और पर्सन कनेक्टेड टू हिम इज टू एक्वायर एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें डायरेक्टर कोई हमसे एक्वायर कर रहा है एसेट, ठीक है, वो हम कह रहे हैं कि कैश नहीं, हम मुझसे कुछ और ले लो, तो कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और अब कंपनी कंपनी ने डायरेक्टर से ले लिया, कंपनी ने कहा तू मेरे को अपना दे दे और मैं तेरे को कुछ और दे दूं। अ कंपनी एक्वायर और इज टू एक्वायर एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब डायरेक्टर मतलब दोनों वे से उन्होंने क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दी। कंपनी डायरेक्टर को नहीं कर सकती, डायरेक्टर कंपनी को नहीं कर सकता। द कंपनी एक्वायर नहीं कर सकती डायरेक्टर से विदाउट नॉन पेमेंट ऑफ कैश, नॉन कैश जो ट्रांजेक्शन होगी। डायरेक्टर कंपनी से भी नहीं कर सकता। ठीक है, द कंपनी एक्वायर ऑफ टू एक्वायर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर सच डायरेक्टर और पर्सन सो कनेक्टेड। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। द अबव रिस्ट्रिक्शन शैल बी रिलैक्स्ड। अब कहा कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, ऊपर को हमने कहा कि ओके कर लो। May be entered into an agreement involving non-cash transaction as stated in clause if prior approval of such arrangement is accorded by a resolution by the company in general meeting। हमारे से बातचीत करके ओके ले लिया गया। अब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा, जहाँ पे भी अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन होता है
अगर यही लिख दिया कि अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन इन कंपनी जनरल मीटिंग, तो उसको हम OR मानते हैं, हम उसको स्पेशल नहीं मानते। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए था। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता इसमें क्या दिमाग लगा के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसको मान लिया गया, ठीक है। बट अभी आप समझो कि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो हम इसको याद करेंगे इस तरीके से कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर OR से हो जाता है, और किसी के केस के अंदर अगर डायरेक्टर ऑफ पेमेंट हो रही है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। Where the director or connected person is a director and holding, approval shall be required be obtained by passing a resolution in general meeting. Same अगर where the director, अब इधर क्या बात है कि अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है तो कंपनी कंपनी कौन सी कंपनी, जिस कंपनी से ट्रांजेक्शन डायरेक्टर कर रहा है ये कंपनी रेजोल्यूशन से ओके लेगी। बट अगर ये कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, वेयर द डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज अ डायरेक्टर इन होल्डिंग कंपनी, द अप्रूवल शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। अब ये होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है, तो ये होल्डिंग कंपनी का भी अप्रूवल लगेगा कि ये कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी और डायरेक्टर नॉन कैश, कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करे। इधर इन्होंने एक लेवल की अप्रूवल और बढ़ा दिया। आप समझो जो होल्डिंग कंपनी, उसका कोई लेना देना नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं है। उसने बोला अगर होल्डिंग कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो उसका भी अप्रूवल लो। चलो हमें समझ में आती है, हम ले लेंगे, हम याद कर लेंगे ये चीज को, ठीक है। कंटेंट ऑफ नोटिस इशूड बाय अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, द नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इशूड बाय द कंपनी और होल्डिंग कंपनी शैल इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। इट शैल आल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एसेट, जो अरेंजमेंट है पर्टिकुलर है पूरे नोटिस के अंदर वो लिखा जाएगा कि क्या क्या है। वैल्यू ऑफ एसेट, इन्होंने थोड़ी सी बात एक ठीक यहाँ पे बोली गई, इट शैल आल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एसेट इन्वॉल्व्ड इन अरेंजमेंट ड्यूली कैलकुलेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब इधर रजिस्टर्ड वैल्यूअर आ गया, रजिस्टर्ड वैल्यू से आप वैल्यूएशन करके इसकी एक्सचेंज करोगे, और जो भी डिफरेंस होगा उसका अपन वो भी, उसका भी कुछ ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर्ड वैल्यू आ गया, थोड़ा सा मैं कहा कि हाँ चलो इस सेक्शन में थोड़ी सी सैंटिटी है कि हाँ कुछ गलत होने से पहले रजिस्टर्ड वैल्यू के ऊपर भी कोई सवाल आ सकता है, ठीक है। What happens if section 192 is contravened? Any arrangement entered into by a company or its holding company in contravention to provision of section 192 shall be voidable as the instance of the company. The agreement shall not be voidable. पहली बात, वो कंपनी के बिहाफ पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। अब कब कब नॉन वॉइडेबल है, इफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी मनी और अदर कंसिडरेशन विच इज सब्जेक्ट मैटर टू अरेंजमेंट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। बहुत टाइम निकल गया, अब वो हो नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है, जो पेमेंट करके वो भाग गया, ये हो गया वो हो गया, वो रेस्टिट्यूशन नहीं हो सकता। द कंपनी हैज बीन इंडेमनिफाइड, उसके अंदर अगर ऐसा कुछ हो गया जो पहले का हो गया, बट जो कंपनी है उसको किसी ने इंडेमनिफाई कर रखा है कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होगा तो कोई उसका लॉस को बियर कर लेगा। इंडेमनिफाई बाय एनी अदर पर्सन फॉर लॉस और डैमेज कॉज टू इट, ये अगर ऐसा ट्रांजेक्शन कुछ हुआ और वो हम रेस्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो बहुत टाइम हो गया कुछ अगर हम नहीं कर पाए, बट अगर कंपनी इंडेमनिफाइड है, कंपनी इंडेमनिफाइड है, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सेक्शन, वो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मत कर, आप नहीं कर सकते, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, ठीक है। बी पॉइंट, इफ एनी राइट्स आर एक्वायर्ड बोनाफाइड, मतलब अच्छे इंटेंशन से, गुड इंटेंशन से वो राइट्स को हमने एक्वायर किया फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बाय एनी अदर पर्सन, जो भी ट्रांजेक्शन हुई वो बोनाफाइड नेचर में हुई थी। अब जिसने नॉन कैश ट्रांजेक्शन करी होगी वो जाके कंटेस्ट करेगा कोर्ट के अंदर, अगर कंपनी कह रही है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं, हमने नॉन कैश ट्रांजेक्शन करी है, हम कैंसिल करते हैं। अब जो दूसरी पार्टी होगी जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, उसको कह रहे पेमेंट वापस करो, ये करो, वो कहेगा कि वो कोर्ट के पास जाएगा, कहेगा कि मैंने बोनाफाइड कॉन्ट्रैक्ट किया, अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टर्म्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी नहीं है। ये देखो, अब डायनेमिक्स चेंज हो गया, तो कंपनी कह रही है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो, बट मेरा इंटेंट बोनाफाइड था, तो कोर्ट ने स्पेसिफिक सेक्शन में उसको अलाउ किया। अगर ऐसे बोनाफाइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कंपनी अपनी मन मर्जी लाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। चलो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन कंपनी, आज का लास्ट सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किससे, हम तो डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ये ओपीसी में तो एक ही बंदा है, एक ही बंदे का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बंदा एक ही मेंबर, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाओ उसके साथ, उसी का पैसा, ये सेक्शन समझ में नहीं आई, जरा समझ में नहीं है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया। पहली बात तो वन पर्सन कंपनी का होता है, हम नाटक नहीं कर रहे। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, उसका मेंबर एक ही है, पैसा एक ही बंदे का लगा, डायरेक्टर एक या उससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 193 of the act contains provision in respect of contracts entered into a one person company which, अब ओपीसी
लीगल एंटिटी तो अलग अलग है, ओपीसी 1% कंपनी अलग है, उसका जो मेंबर है वो अलग है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओपीसी कर रही है, ना कि वो मेंबर कर रहा है, ठीक है। अब ओपीसी जो इसके साथ मेंबर और डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, Section 197 that contains provision in respect of contracts entered into by a one-person company which is limited by shares or guarantee. ठीक है. This section becomes applicable when such OPC enters into a contract with its sole member. एक ही बंदा जो काम कर रहा है, who is also its director. Okay, वो डायरेक्टर भी होता है. Section 193 operates in following manner. वो क्या कहता है कि आप ऐसे से इस कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखो. प्रेफरेबली सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग. ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, बट हमें इंटेंट समझ में नहीं आ रहा. क्या करना है, ओपीसी अगर प्राइवेट अफेयर है, एक बंदा काम कर रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो मर्जी हो कंपनी के साथ, ओपीसी का कॉन्ट्रैक्ट उसके मेंबर के साथ जो मर्जी हो, हमें क्या लेना देना. जब किसी का पैसा ही नहीं लगा हुआ, किसी का कुछ हो ही नहीं सकता, कोई पैसे ले अपना पैसा लेकर भाग जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये सेक्शन क्यों लाएगा, हमें ये बताओ. सेकंड पॉइंट हम पढ़ते, चलो पहले हम सेक्शन पढ़ते फिर हम बताते क्यों लाएगा. सेकंड पॉइंट, इफ नॉट इन राइटिंग, उन्होंने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप राइटिंग में लिख लो. नॉट इन राइटिंग है तो मेमोरेंडम वाला जो बोर्ड है वैसे करके लिख लो. ओपीसी शैल एंश्योर दैट टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और बोर्ड आर कंटेन्ड इन अ मेमोरेंडम एंड आर रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हेल्ड नेक्स्ट टू द एंट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर वो मिनट्स के अंदर या मेमोरेंडम के अंदर लिख के रख लो. अब एक्सेप्शन दिया गया, if the contracts are entered into by a company in its ordinary course of business. सेम अगर वो उसी का नेचर ही है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया मेंबर के साथ वो ऑर्डिनरी कोर्स है, लोन लेना देना ये वाला, या फिर कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अगर कोई सामान बेचना था फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर वो भी है कि अगर एक ओपीसी कोई शू ट्रेडिंग का काम कर रही है और उसका जो मेंबर जो उसका डायरेक्टर है वो अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने नाम पे भी उस शूज को बेच रहा है, तो वो अगर इससे कॉन्ट्रैक्ट करता है खरीदने बेचने का, तो उसके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट लिखना है करना है. अब नीचे आई गई ये बात, फोर्थ पॉइंट, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार. जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, the company shall inform the registrar about every such contracts entered into the company and record in the minutes of the meeting of its board of director. This shall be done within 15 days from the date of approval of board. ये एक तलवार लटका दी, जैसे ही आपका अग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आरओसी रजिस्ट्रार को फाइल कर दो 15 दिन के अंदर अंदर. इस बात से जो मुझे समझ में आती है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो पार्ट आते हैं, मतलब और भी पार्ट होते हैं बट हम दो पार्ट की बात लेके चलते हैं. एक इनकम टैक्स और एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट का देख रहा है कि वो कंपनीज एक्ट ढंग से अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कह रहा है कि हाँ कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है. एक साइड पे है इनकम टैक्स, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. इनकम टैक्स कह रहा है कि आप इनकम जो दे रहे हो वो ढंग से दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उसके लॉज अलग है. अब ये ये इनकम टैक्स एक्ट जब कंपनी ओपीसी का स्क्रूटनी करेगा, ओपीसी के केस को खोलेगा, तो अब जो पेमेंट उसने, वो अपनी पेमेंट आप समझो कि वो कंपनी की इनकम को कभी भी अपने पर्सनल इनकम में ट्रांसफर कर सकता है. कैसे, वो सस्ते में माल खरीद लेगा कंपनी से, बट वो सैलरी बढ़वा देगा अपनी, कहेगा कंपनी की पेमेंट उठा उठा के वो अलग अलग दिए जा रहा है, क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं अपनी पर्सनल इनकम में दिखा रहा है. पर्सनल इनकम में उसको अलग बेनिफिट मिलता है, स्लैब लैब का बेनिफिट मिल गया, इधर उधर की चीजें की मिली. कंपनीज का टैक्सेशन अलग है, और मोटी बात है कंपनी का टैक्सेशन अलग, रेट अलग, और इंडिविजुअल का टैक्सेशन रेट अलग. अब ये झोल झपाटा करके इनकम यहाँ पे कर सकता है, इसकी इनकम यहाँ पे कर सकता है. तो उन्होंने मेरे हिसाब से कि एक इनकम टैक्स के अंदर चेक रहे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, अगर आगे स्क्रूटनी हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स को खोल के बता दिया जाए कि आपको इतनी पेमेंट होनी थी, आपने ज्यादा पेमेंट क्यों करी, आपने क्या पैसा चुराने के लिए करा, इनकम टैक्स से चोरी करने के लिए करा. ठीक है, हम इसको इसी तरह से याद करेंगे कि रजिस्ट्रार को क्यों देना है, रजिस्ट्रार को देना है तो क्यों देना है, उसका क्या रीजन रहा होगा ये सेक्शन के पीछे. 94 195 सेक्शन बेटा काटा, वो काट दिए गए हैं. ठीक है, आप ध्यान मत दो, पेपर आने वाले उन चीजों पे ध्यान मत दो. आज के लिए इतने, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, बट काफी सारे चैप्टर आपका कंप्लीट भी होने वाला है. चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए.